प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का 8वां नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करेंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, एक्स किरणें है, ठीक है, एक्स किरणें है। तो एक्स किरणें क्या होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है एक्स किरणें, ठीक है। 2023 में प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, यानी दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुम्बकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुम्बकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शून्य कालांतर होता है बीच में, ठीक है। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा गया है। अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है। 2020 में प्रश्न पूछा गया है और 2022 में भी। प्रश्न क्या कह रहा है फिर से समझिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ध्वनि तरंगे हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि तरंगे है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है, गामा किरणें की तरह होता है, ठीक है, गामा किरणें की तरह होता है। तो क्या होता है? एक्स किरणें होते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न 2020 में पूछा गया है। 5वां नंबर प्रश्न यानी अगला, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। 2019 में प्रश्न पूछा गया है, 2020 में और 2022 में भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, ठीक है। तो कैसी प्रकृति होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, ठीक है, इसका होता है अनुप्रास्थ होता है। कैसा होता है? अनुप्रास्थ, यानी 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे है जो अनुप्रास्थ होते हैं, ठीक है। अगला यानी 6ठा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, ठीक है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6ठा नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैथोड किरणें, ठीक है। अगला यानी 7वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केवी है, ठीक है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्या है? तो ठीक है, तो 8वां का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्स किरणें है। वह क्या है? तो वह एक्स किरणें है, ठीक है। अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, विस्थापन धारा का मात्रक है, ठीक है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी 9वां नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, विद्युत चुम्बकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है, ठीक है। तो कैसे हो सकती है? तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा, सिर्फ चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा होता है। सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा भी और सिर्फ चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा भी विक्षेपित हो सकती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इंटू -1/2 का मान होता है, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है? 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 3 × 10⁸ ms हो जाएगा, यानी m से मिनट, s से सेकंड हो जाएगा, मिनट प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी 11वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा
एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बटा डी टी बराबर आई परिभाषित होती है, इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो 11वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विस्थापन धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विस्थापन धारा कहलाता है। अगला यानी 12वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। ठीक है, प्रश्न फिर से समझिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2015 में पूछा गया है, 2017 में, 2019 में, 2021 में। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ए गुने बी के समांतर होता है। ठीक है, अगला यानी 13 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गामा किरणें होती है। क्या होती है? तो गामा किरणें होती है। ठीक है, अगला यानी 14 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन का। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन का विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में नाम नहीं है। ठीक है, अगला यानी 15 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, अगला यानी 16 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। ठीक है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी माइक्रो तरंगे। ठीक है, अगला यानी 17 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। ठीक है, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक। ठीक है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति से भी क्या होती है? अधिक होती है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति। अगला यानी 18 नंबर प्रश्न है। एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य लगभग होती है। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। सबसे अधिक आवृत्ति होती है। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गामा किरणों की। ठीक है, गामा किरणों की आवृत्ति जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला यानी 20 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वह है। ठीक है, तो वह क्या है? तो रॉक सॉल्ट है। क्या है? रॉक सॉल्ट है। ठीक है, प्रश्न समझिए। अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वह क्या होता है? तो रॉक सॉल्ट होता है। क्या है? क्या रहता है? तो रॉक सॉल्ट रहता है। ठीक है, अगला यानी 21 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे? ठीक है, किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे? तो क्वार्ट्ज का। ठीक है, क्वार्ट्ज का, यानी 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है। ठीक है, तो प्रकाश के क्या रंग है? नीला, पीला, लाल है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होती है। ठीक है, तो किसकी होती है? तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी माइक्रो तरंगों की। ठीक है, किसकी? तो माइक्रो तरंगों की। अगला यानी 24 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। ठीक है, एलसी परिपथ की आवृत्ति कैसी होती है?
24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, F बराबर 1/2 पाई रूट LC हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 25 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन थे? हर्ट्ज थे। ठीक है, अगला यानी 26 नंबर प्रश्न है। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। ठीक है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवरक्त का, किसका? तो अवरक्त का। अगला यानी 27 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात B/E इंटू का मात्रक होता है। ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगला यानी 28 नंबर प्रश्न है। बहुमूल्य नागों की पहचान में कौन सहायक होता है? ठीक है, बहुमूल्य नागों की पहचान में कौन सहायक होता है? तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। कौन सहायक होता है? तो पराबैंगनी किरणें। अगला यानी 29 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। ठीक है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है? ठीक है, प्रश्न समझिए फिर से 22 में पूछा गया है 2022 में फर्स्ट सिटिंग में। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर 30 नंबर का C हो जाएगा। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर सभी विषयों के साथ तैयारी कराई जा रही है बेहतर ढंग से 2024 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसका फ्री PDF भी मिल सकता है, तो लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। वहां से आप लोग का सभी विषयों का PDF और फ्री नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और अभी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक बस इतना ही। नमस्कार।